पेंटागन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है जो 4 कंटेनरों में आ सकता है। ये प्रोजेक्ट पेली है, जिसका नाम हवाई की ज्वालामुखी देवी पर रखा गया है, न कि ब्राजीलियाई फुटबॉलर पर। यह प्रोजेक्ट रक्षा विभाग के स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ऑफिस के तहत चलाया जा रहा है, जबकि इसका एक प्रोटोटाइप अब इडाहो में संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग की एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में बनाया जा रहा है। योजना है कि इसे सड़क, रेल, समुद्र या हवाई मार्ग से दूर बेस पर भेजा जाए, 72 घंटे में चालू किया जाए, कम से कम 3 साल तक बिना दोबारा ईंधन भरे चले और फिर पैक कर ले जाया जाए। शानदार। अमेरिकी सेना आर्कटिक में रडार स्टेशन, पैसिफिक में कम्युनिकेशन सबमरीन, रेगिस्तान में ड्रोन पट्टियां और लंबी आपूर्ति लाइनों के आखिर में अग्रिम ठिकाने चलाती है। इनमें से अधिकतर डीजल पर चलते हैं, जिसे खरीदकर ट्रक, हवाई या समुद्री मार्ग से लाना पड़ता है। इराक और अफगानिस्तान युद्ध में ये काफिले सबसे खतरनाक नौकरियों में शामिल थे। एक रिएक्टर जो सालों तक कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर रहकर चुपचाप कुछ मेगावाट बिजली बनाए, शायद पेंटागन की समस्या का हल हो सकता है। ये वही विचार है जिसे सेना ने करीब 50 साल पहले छोड़ दिया था। 50 के अंत से 70 की शुरुआत तक छोटे सैन्य रिएक्टरों ने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे और पनामा नहर क्षेत्र के ठिकानों को बिजली दी, लेकिन लागत, जटिलता और ओहायो की एक घातक दुर्घटना के कारण कार्यक्रम बंद हो गया। परमाणु दुर्घटनाओं का यही असर है। पेंटागन अब नए, छोटे कोर और अधिकतम $300 मिलियन के अनुबंध के साथ फिर कोशिश कर रहा है। सवाल है, क्या परमाणु ऊर्जा को इतना छोटा, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सकता है कि वह सेना के साथ ग्रिड से दूर जा सके? अमेरिका में रक्षा विभाग सबसे बड़ा संस्थागत ऊर्जा उपभोक्ता है और हर साल करीब 30 टेरावाट घंटे बिजली खर्च करता है। ये अपने जहाजों, विमानों, वाहनों और ठिकानों में हर दिन 1 करोड़ गैलन से ज्यादा ईंधन खर्च करता है। ज्यादातर जेट ईंधन और समुद्री डीजल है, लेकिन बड़ा हिस्सा जनरेटर ईंधन है, जो उन ठिकानों पर बिजली देता है जहां विकल्प नहीं है। यही प्रोजेक्ट पेली मदद करता है। आधुनिक सैन्य ठिकानों को लगातार स्थिर और साफ बिजली चाहिए, क्योंकि रडार, सैटेलाइट अपलिंक व टैक्टिकल कम्युनिकेशन 24 घंटे चलते हैं। ड्रोन संचालन के जलवायु नियंत्रित ग्राउंड स्टेशन, फील्ड अस्पताल, जल शुद्धिकरण इकाइयां, परिधि सेंसर और कमांड टेंट्स सभी अपनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये अमेरिका के मुख्य भूभाग के बेस पर होता तो बिजली कमर्शियल ग्रिड से आती। साहेल या अन्य दूर दराज जगहों पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन में बिजली डीजल जनरेटरों से आती है, जो ध्वनिरोधी कंटेनरों में चलते हैं। डीजल ऊर्जा सघन और जाना पहचाना है, इसके जनरेटर भरोसेमंद होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ईंधन के टैंक तक पहुंचने से पहले जो कुछ भी होना पड़ता है वही असली दिक्कत है। हर गैलन को विश्व बाजार से खरीदा जाता है, रिफाइन किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, ट्रक या विमान से बंदरगाह तक लाया जाता है, जहाज पर लादा जाता है, क्षेत्रीय हब पर उतारा जाता है, टैंकर ट्रक में डाला जाता है, ऐसी सड़क पर चलाया जाता है जिस पर बारूदी सुरंगें हो सकती हैं या निगरानी हो सकती हैं, और अंत में गंतव्य छोर पर लगे लचीले टैंक में पंप किया जाता है। हर कदम पैसे, समय खर्च करता है और लोगों को खतरे में डालता है। अफगानिस्तान इराक युद्ध में सप्लाई चेन सबसे घातक हिस्सों में से एक बन गई थी। कुवैत, बगराम, कंधार और छोटी छोटी दर्जनों चौकियों के बीच ईंधन पानी के काफिले अक्सर घात और सड़क किनारे बम हमलों का शिकार होते थे। रूट आयरिश, जो केंद्रीय बगदाद को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ता था, 2003-2007 के बीच इराक की सबसे खतरनाक सड़क कहलाया। नवंबर 2008 में अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने पेशावर के पास नाटो आपूर्ति डिपो पर हमला कर 13 ट्रक और भारी मात्रा में ईंधन व आपूर्ति नष्ट कर दी। अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने 2010 में फिर से हमला किया, जब उन्होंने तोरखम सीमा चौकी के पास खड़े दर्जनों नाटो ईंधन टैंकरों पर हमला किया। इस बार 30 से ज्यादा ईंधन टैंकर नष्ट हुए और कई ड्राइवर मारे या झुलस गए। उस समय की सेना की विश्लेषण रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि युद्ध क्षेत्र में होने वाली हताहतों का एक बड़ा हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से ईंधन और पानी की ढुलाई से जुड़ा हुआ था। पेंटागन में बार बार गूंजा वाक्यांश था, ईंधन की तानाशाही। मतलब लॉजिस्टिक्स तय करता है कि सेना कहां जा सकती है, कितनी देर रह सकती है और वहां क्या कर सकती है। पेले इसका समाधान है। एक रिएक्टर जो एक बार पहुंचाया जाता है, एक ईंधन लोड पर कम से कम 3 साल तक चलता है और वहीं कुछ मेगावाट बिजली बनाता है। उसका मकसद बेस की काफिलों पर रोज की निर्भरता घटाना है। ट्रक फिर भी खाना, पुर्जे और गोला बारूद लाते हैं। अब ईंधन टैंकर सिद्धांत रूप में जरूरी नहीं,
यही यह कार्यक्रम दिखाना चाहता है। ये सब कहने के बाद इनमें से कुछ भी कोई नई बात नहीं है। 1954 से 1977 तक सेना ने एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाया था, जिसका उद्देश्य ठीक उन्हीं दूरदराज ईंधन की कमी वाले ठिकानों के लिए था जिनकी पेंटागन को चिंता रहती है। इसने अमेरिका, आर्कटिक, अंटार्कटिका और पनामा नहर क्षेत्र में 8 रिएक्टर बनाए थे और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि छोटे सैन्य रिएक्टर दूरदराज ठिकानों की एक सामान्य विशेषता बनने जा रहे हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे स्थित था। कैंप सेंचुरी बर्फ की चादर में खुदी हुई सुरंगों का एक नेटवर्क था, जिसे आधिकारिक रूप से एक अनुसंधान स्टेशन बताया गया था, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह बर्फ के नीचे परमाणु मिसाइलें तैनात करने के अध्ययन का हिस्सा था। मुझे लगता है वे शायद उसी पर शोध कर रहे थे। 1960-1963 तक PM-2A नामक पोर्टेबल रिएक्टर ने वहां बिजली और गर्मी दी, जिसे ट्रैक्टर ट्रेलर से लाकर साइट पर असेंबल किया गया। PM-3A जैसी एक यूनिट 1962-1972 तक अंटार्कटिका के मैकमर्डो स्टेशन पर चली, जिसने अमेरिकी बेस को बिजली दी। इसका फ्लोटिंग वर्जन भी था। MHAK एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर था, जो बदले हुए लिबर्टी शिप स्टर्जिस में 1968-1976 तक गाटुन झील में रहा और पनामा नहर क्षेत्र को बिजली देता था। बाद में वो बार्ज कई दशकों तक डीकमिशनिंग में रहा और 2019 में स्क्रैप हो गया। कुल मिलाकर उन रिएक्टरों ने कॉन्सेप्ट साबित किया। छोटे सैन्य परमाणु संयंत्रों को मुश्किल जगहों पर ले जाकर चलाया जा सकता था, जब तक वे बंद न हो जाएं। गिरावट ISL-1 के साथ, जो कि इडाहो में नेशनल रिएक्टर टेस्टिंग स्टेशन या NRTS में एक प्रयोगात्मक परमाणु रिएक्टर था। विडंबना यह है कि आज उसी जगह पर प्रोजेक्ट पेले विकसित किया जा रहा है। जनवरी 1961 में परीक्षण स्टेशन पर सेना का एक छोटा प्रायोगिक रिएक्टर मेंटेनेंस के दौरान प्रॉम्प्ट क्रिटिकल अवस्था में चला गया। केंद्रीय नियंत्रण रॉड को बहुत ज्यादा बाहर खींच लिया गया, जिससे कोर की शक्ति अचानक बढ़ गई और रिएक्टर वेसल इतनी ताकत से ऊपर की ओर चला गया कि उस पर मौजूद तीनों सैनिकों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 1100 क्यूरीफिशन उत्पाद वायुमंडल में गए और यह अमेरिका के इतिहास की एकमात्र घातक रिएक्टर पावर एक्सकर्शन दुर्घटना है। सफाई प्रक्रिया, जिसमें दूषित शव निकालना और रिएक्टर को दफनाना शामिल था, उद्योग में ऑपरेटर की गलती और अंतर्निहित सुरक्षा के बारे में सोच का स्थायी हिस्सा बन गई। यह चेरनोबिल जैसा था, पर बहुत छोटे स्तर पर, और उससे पहले हुआ था। इसने मोबाइल न्यूक्लियर पावर यूनिट्स का विचार खत्म कर दिया और 1977 तक कार्यक्रम बंद हो गया। रिएक्टर बनाना महंगा और चलाना जटिल था, साथ ही प्रशिक्षित बल चाहिए था। सस्ते डीजल और SL-1 के कारण यह विचार बंद हो गया था, लेकिन अब फिर चर्चा में है। प्रोजेक्ट पेली का परीक्षण उसी इडाहो साइट पर होगा जहां SL-1 था, लेकिन इसमें ऐसा ईंधन और सुरक्षा सुविधाएं हैं जिन्हें डिजाइनर पुराने कार्यक्रम की विफलताओं को अप्रासंगिक बना देते हैं। तो ये कैसे संभव है? – 2016 में फिर से प्रयास करने का औपचारिक मामला पेश किया गया। उस साल डिफेंस साइंस बोर्ड की एक टास्क फोर्स, जो अग्रिम और दूरस्थ ऑपरेटिंग बेसों के लिए ऊर्जा प्रणालियों पर काम कर रही थी, एक दिलचस्प निष्कर्ष पर पहुंची। इसने कहा कि छोटे तैनात योग्य न्यूक्लियर रिएक्टर वह शक्ति दे सकते हैं जो डीजल जनरेटर नहीं कर सकते, और पेंटागन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। रिपोर्ट ने किसी डिजाइन या विक्रेता के प्रति प्रतिबद्धता नहीं जताई। इसमें बस ये तर्क दिया गया कि सेना के पिछले प्रयास के बाद से तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसे दोबारा देखने लायक है। शायद यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि सेना ने हाल ही में इराक और अफगानिस्तान अभियानों से यह भी सीखा कि सक्रिय संघर्ष क्षेत्र में डीजल जनरेटर की लॉजिस्टिक्स कितनी परेशान करने वाली हो सकती है। और इस तरह यह जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ऑफिस या SCO पर आ गई, जो एक छोटी सी संस्था है जिसे 2012 में नई तकनीक के प्रोटोटाइप्स को सामान्य अधिग्रहण प्रणालियों की तुलना में तेजी से फील्ड में लाने के लिए स्थापित किया गया था। SCO ने उस परियोजना की जिम्मेदारी संभाली जो आगे चलकर प्रोजेक्ट पेली बनी, जिसका शुरुआती उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं था। एक प्रोटोटाइप बनाना, उसे एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण करना, फिर तय करना कि इस विचार में दम है या नहीं। औपचारिक प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू हुई, जब SCO ने हवाईयन पौराणिक कथाओं से लिए गए नाम पर इस परियोजना का नाम तय किया और एक पूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव विवरण के लिए इरादे की सूचना प्रकाशित की। प्रोजेक्ट पेली एक परिवहन योग्य सैन्य परमाणु रिएक्टर बनाएगा और उसका परीक्षण करेगा, जिसमें SCO प्रोटोटाइप का निर्माण, संचालन, परिवहन और निष्क्रियता का मूल्यांकन शामिल था। तो इसका सब मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमाणु रिएक्टर प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा, लेकिन हर सावधानी रखी जाएगी ताकि यह छोटा चेरनोबिल न बने। यह अच्छी खबर है। व्यवहार में
1986 के बाद से हर उस प्रोजेक्ट का शीर्षक जिसमें परमाणु और रिएक्टर शब्द साथ साथ आते हैं, जनता और विभिन्न दबाव समूहों द्वारा अत्यधिक संदेह के साथ देखा गया है। ये भी याद करें कि एचबीओ की सुपरहिट सीरीज चेर्नोबिल, जिसने रिएक्टर आपदा की तबाही को दिखाया था, सिर्फ 6 महीने पहले ही रिलीज हुई थी, जिसमें विकिरण बीमारी के शिकार लिक्विडेटर्स के सड़ते हुए शरीर को काफी ग्राफिक तरीके से दिखाया गया था। जनता की राय पर असर पड़ा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन पेंटागन के रिकॉर्ड में SL-1 दुर्घटना की विरासत थी। सतर्क रहना गलत नहीं है ना? पेंटागन ने शुरुआती डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट 3 कंपनियों को दिए। BWXT टेक्नोलॉजीज ने ट्राइसो ईंधन कणों का इस्तेमाल करने वाला उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर प्रस्तावित किया, जिसमें कण ग्रेफाइट कंकड़ों में बंद हैं। एक्स एनर्जी ने अपनी XC100 रिएक्टर तकनीक पर आधारित मॉड्यूलर गैस कूल्ड डिजाइन पेश की, जबकि वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने हीट पाइप माइक्रो रिएक्टर कॉन्सेप्ट के साथ भाग लिया। मार्च 2021 तक मैदान में सिर्फ 2 कंपनियां बची थीं। BWXT और एक्स एनर्जी ने विस्तृत इंजीनियरिंग चरण में आगे बढ़ी, जबकि वेस्टिंगहाउस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। डिजाइन का कार्य आसान नहीं था। रिएक्टर को 1 से 5 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न करनी थी, जो कम से कम 3 साल तक बिना दोबारा ईंधन भरे पूरे ऑपरेटिंग बेस को लगातार चलाने के लिए पर्याप्त हो। ये ISO शिपिंग कंटेनरों में फिट होना चाहिए था और हवाई, ट्रक, रेल या जहाज से सफर की कठिनाइयों को सहना था। और जब साइट पर पहुंचे तो उसे वहां पहुंचने के 72 घंटे के भीतर बिजली पैदा करने में सक्षम होना चाहिए था और 7 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद, डिस्कनेक्ट और साइट से हटाया जा सकना चाहिए था। साथ ही यह जरूरी था कि वह फटे नहीं और सबको विकिरणित न करे। 2022 में 2 बड़े नियामक मील के पत्थर हासिल हुए। फरवरी में पेंटागन ने अपना अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव बयान प्रकाशित किया और अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने औपचारिक निर्णय पत्र जारी किया। इडाहो नेशनल लेबोरेटरी, जहां शीत युद्ध के दौर से ही दर्जनों प्रायोगिक रिएक्टर कार्यक्रम चलते आए हैं, में निर्माण और परीक्षण को मंजूरी मिली है, जिसमें डोंट फॉरगेट इट, लॉन्ग शैडो और SL-1 शामिल हैं। 9 जून 2022 को SEO ने प्रोटोटाइप अनुबंध BWXT को सौंपा। यह $300 मिलियन तक का सौदा डिजाइन, निर्माण, ईंधन उत्पादन, इडाहो तक पहुंचाने और रिएक्टर डेमोन्स्ट्रेशन अभियान के समर्थन को शामिल करता है। एक्स एनर्जी को नजरअंदाज किया गया, हालांकि उसके गैस कूल्ड रिएक्टर पर काम ऊर्जा विभाग के अलग कार्यक्रमों के तहत चलता रहा। BWXT, जिसका मुख्यालय लिंचबर्ग, वर्जीनिया में है, ज्यादा स्पष्ट विकल्प था। कंपनी ने दशकों तक अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी रिएक्टरों के लिए न्यूक्लियर कंपोनेंट्स बनाए और देश की चुनिंदा व्यावसायिक ट्राइसो ईंधन उत्पादन लाइनों में से एक चलाई। ये प्रोजेक्ट पेले का इतिहास है, जो 2022 से इडाहो नेशनल लेबोरेटरी में विकसित हो रहा है। हालांकि इसमें देरी हुई है। पेंटागन ने 2024 में परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन 2025 तक यह समय सीमा अस्पष्ट रूप से दशक के उत्तरार्ध की ओर खिसक चुकी थी। अब उम्मीद यह है कि प्रोटोटाइप रिएक्टर एक स्वतंत्र प्रयोग के रूप में कम और व्यापक सैन्य तैनाती की दिशा में एक तकनीकी पुल के रूप में अधिक काम करेगा। इसे तैनात करने पर यह रिएक्टर अमेरिकी धरती पर बिजली पैदा करने वाला पहला चालू जनरेशन 4 रिएक्टर बनने की उम्मीद है। उन्नत परमाणु डिजाइनों की वह श्रेणी जिस पर इंजीनियरिंग जर्नलों और नीति निर्माताओं ने 20 वर्षों तक लिखा, अब तक लगभग सैद्धांतिक ही रही है। अब आप इतिहास जानते हैं, लेकिन यह रिएक्टर कैसे काम करता है? असल में शिपिंग कंटेनरों और सैन्य ब्रांडिंग को अलग रखें तो यह प्रोटोटाइप एक उच्च तापमान गैस शीतित रिएक्टर है। हीलियम एक ग्रेफाइट कोर के माध्यम से बहता है, विखंडन प्रतिक्रिया से गर्मी प्राप्त करता है और इसे एक पावर कन्वर्जन सिस्टम तक ले जाता है, जो इसे बिजली में बदल देता है। BWXT डिजाइन को वर्तमान में लगभग 1.5 मेगावाट इलेक्ट्रिक के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रोग्राम की मूल 1 से 5 मेगावाट की सीमा के अंदर आता है। यह एक छोटे बेस को चलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इससे बड़े किसी भी चीज को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिलचस्प हिस्सा जाहिर है ईंधन है। पेले उस ईंधन का उपयोग करता है जिसे ट्राइसो फ्यूल कहा जाता है, जिसका पूरा नाम ट्राई स्ट्रक्चरल आइसोटोपिक है। हर ईंधन कण एक यूरेनियम कर्नेल होता है, जो खसखस के आकार करीब 1 मिमी चौड़ा का होता है और कार्बन व सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक की परतों में लिपटा रहता है। इन कोटिंग्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे खुद एक छोटे कंटेनमेंट वेसल की तरह काम करें, अंदर बनने वाले रेडियोधर्मी फिशन उत्पादों को फंसाकर रखें और सामान्य संचालन में रिएक्टर जितना भी गर्म हो सकता है उससे कहीं ज्यादा तापमान पर भी एक साथ बनी रहें। इन कणों में से लाखों को बड़े ईंधन तत्वों में भरा जाता है, जो कोर के अंदर रखे जाते हैं। ट्राइसो का अध्ययन 1960 के दशक से हो रहा है
और इसे इडाहो नेशनल लेबोरेटरी व ओकरिज में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया, जहां 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी कोटिंग्स मजबूत रहीं। एक रिएक्टर के लिए जिसे किसी सुविधाहीन हवाई पट्टी पर तैनात किया जा सकता है, वो थर्मल मार्जिन वाकई में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन कर्नेलों में हेली-यू यानी हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम होता है। मानक वाणिज्यिक रिएक्टर ईंधन लगभग 5% U-235 तक संवर्धित होता है, जबकि हथियार ग्रेड 90% से अधिक होता है। हलेउ इसके बीच में आता है, जिसे 20% से कम तक संवर्धित किया जाता है, जिससे उन्नत रिएक्टरों को अधिक ऊर्जावान ईंधन मिलता है, लेकिन वो उस सीमा को पार नहीं करता। आप जानते हैं, सर्वनाश वाली सीमा को। पेले के लिए मौजूदा अमेरिकी भंडार से अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को मिलाकर कम संवर्धन स्तर वाला बनाया जा रहा है, जैसा ऊर्जा विभाग ने अन्य उन्नत रिएक्टर परियोजनाओं में किया, क्योंकि व्यावसायिक हेलियो आपूर्ति श्रृंखला अभी बन रही है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया था, पूरी इंस्टॉलेशन 4 20 फुट के ISO शिपिंग कंटेनरों में फिट होती है। एक कंटेनर में रिएक्टर मॉड्यूल और बाकी में पावर कन्वर्जन, नियंत्रण, इंस्ट्रूमेंटेशन, सपोर्ट व कूलिंग हार्डवेयर होते हैं। विशिष्ट टरबाइन व्यवस्था के बारे में सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन इसकी संरचना हीलियम को वर्किंग फ्लूइड और हवा को अंतिम हीट सिंक मानकर बनाई गई है। हवा का मुद्दा महत्वपूर्ण है। पारंपरिक पावर रिएक्टर को अपशिष्ट ताप छोड़ने के लिए नदी, झील या समुद्र तट की जरूरत होती है। इससे निपटने के लिए ज्यादातर रिएक्टर पानी के स्रोतों के पास या विशेष रूप से बनाए गए कूलिंग जलाशयों के पास स्थित होते हैं। साउथ टेक्सास प्रोजेक्ट का इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन 7000 एकड़ के ऐसे मानव निर्मित कूलिंग जलाशय का इस्तेमाल करता है, जो सिर्फ रिएक्टर संचालन के लिए बनाया गया है। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर ओल्किलियोटो संयंत्र कूलिंग के लिए बाल्टिक सागर का उपयोग करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। एक सामान्य समस्या, यहाँ तक कि सामान्य प्रक्रिया के तहत भी थर्मल प्रदूषण है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और मछलियों को मार सकता है। दुर्लभ मेल्टडाउन की स्थिति में दूषित कूलेंट पानी का क्या करें, यह विवादास्पद सवाल है। कुछ सोवियत रिएक्टरों ने आसपास की झीलों को जहर से बर्बाद कर दिया था। यही प्रोजेक्ट पेले के छोटे रिएक्टरों को बढ़त मिल सकती है। पेले एयर कूल्ड है, यानी इसे रेगिस्तान या प्रशांत द्वीप पर कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर बिना अपने साथ कूलिंग तालाब लाए और पास की किसी मौजूदा जलधारा को नुकसान पहुंचाए रखा जा सकता है। कंटेनर फॉर्म फैक्टर से संभावित साइटों की सूची काफी बढ़ जाती है। ट्रक, रेलकार, मालवाहक जहाज और C-17 ट्रांसपोर्ट पहले से ही 20 फुट के कंटेनरों को सामान्य माल के रूप में ले जाते हैं, इसलिए रिएक्टर को इसी मौजूदा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए ढोया जा सके, ऐसा डिजाइन किया गया है। सुरक्षा ईंधन और कोर ज्योमेट्री पर निर्भर है, पंपों या वाल्वों पर नहीं। ज्यादा गर्मी पर पेले में नेगेटिव टेम्परेचर फीडबैक का उपयोग होता है। जैसे ही ग्रेफाइट ईंधन गर्म होता है, विखंडन प्रक्रिया स्वयं धीमी हो जाती है, बिना ऑपरेटर के रॉड या पंप चलाए। शटडाउन के बाद बची डीके हीट ही फुकुशिमा दुर्घटना का मुख्य विनाशकारी हिस्सा थी, जिसे प्राकृतिक वायु परिसंचरण और कंडक्शन से धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, ताकि ट्राइसो कोटिंग सुरक्षित रहे। इस प्रोग्राम में वॉक अवे सेफ वाक्यांश इस्तेमाल हुआ है। दावा है कि अगर सभी ऑपरेटर वहां से चले जाएं और हर सक्रिय सिस्टम फेल हो जाए, तो भी रिएक्टर खुद ब खुद स्थिर कूलिंग स्थिति में आ जाएगा, अपने कंटेनमेंट को पिघलाकर बाहर नहीं निकलेगा। यही उद्देश्य है। क्या यह हर विश्वसनीय परिदृश्य, तोड़फोड़, परिवहन दुर्घटनाओं, सीधे हमले या दशकों में होने वाले ईंधन क्षरण जैसी चुनौतियों में टिकेगा? इसी सवाल का जवाब इडाहो में परीक्षण अभियान देगा। शायद इसी कारण इसका विकास वर्षों से चल रहा है। स्वाभाविक है, किसी भी आकार के न्यूक्लियर रिएक्टर को हर तरह की संभावित परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से टेस्ट किया जाना चाहिए, खासकर अगर इरादा इसे किसी सक्रिय युद्ध क्षेत्र में स्थापित करने का हो। अभी इंजीनियरिंग का फोकस है, मजबूत ईंधन, सहनशील कोर और ट्रक पर फिट डिजाइन। तो इसे असल में काम करते कब देखेंगे? तो अब चलिए टाइमलाइन पर लौटते हैं। सितंबर 2024 में टीमों ने इडाहो के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट रेंज कॉम्प्लेक्स में निर्माण शुरू किया। पेले के लिए चुनी गई जगह साधारण है, एक मजबूत कंक्रीट का प्लेटफॉर्म, एक शील्ड संरचना जो संचालन के दौरान विकिरण को अवशोषित करने के लिए डिजाइन की गई है, और सहायक खाइयां, पाइपलाइनें और यूटिलिटी कनेक्शन जो कंटेनराइज्ड रिएक्टर को लैब के उपकरणों और ग्रिड से जोड़ने के लिए जरूरी हैं। यह समारोह वो क्षण है जब पेले सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में बदलने लगता है। डॉक्टर जेफ वैक्समैन,
स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ऑफिस के प्रोग्राम मैनेजर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अब पावर पॉइंट पर बने रिएक्टरों से आगे बढ़ गया है। अन्य जनरेशन आईबी डिजाइनों पर 2 दशकों से चर्चा हो रही थी, लेकिन यह डिजाइन अब वाकई मौजूद था। यह रोमांचक खबर थी। हालांकि बाद में इसका शेड्यूल बदल गया। शुरुआती दस्तावेजों में डिलीवरी 2024 बताई गई थी, लेकिन अब ये दशक के अंत तक हो सकती है। न्यूक्लियर क्षेत्र में ऐसी देरी आम है। जुलाई 2025 में BWXT ने वर्जीनिया के लिंचबर्ग इनोवेशन कैंपस में रिएक्टर कोर बनाना शुरू किया, जहां अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ईंधन भी तैयार होता है। यहीं ट्राइसोकर्ण, ग्रेफाइट ब्लॉक और कोर के संरचनात्मक घटक मिलते हैं। BWXT मुख्य ठेकेदार है, बाकी टीम उसी के आसपास बनी है। नॉर्थरोप ग्रुमन नियंत्रण और निगरानी प्रणाली देखता है। रोल्स रॉयस लिबर्टी वर्क्स, हाँ वही कार कंपनी, पावर कन्वर्जन में सहयोग देती है और टॉर्च टेक्नोलॉजीज सभी हिस्सों का एकीकरण करती है। रिएक्टर के इडाहो पहुंचने पर परीक्षण अभियान चरणों में होगा। पहला चरण है पैड पर असेंबली और ऊर्जा विभाग व नेशनल लैब द्वारा सुरक्षा समीक्षा। इसके बाद प्रारंभिक स्टार्टअप और क्रिटिकलिटी परीक्षण होता है, जब कोर पहली बार चेन रिएक्शन बनाए रखता है। इसके बाद रिएक्टर को इडाहो की नेशनल लेबोरेटरी के विशेष माइक्रोग्रिड से जोड़ा जाना है, जो एक रिसर्च नेटवर्क है जिसका उपयोग यह अध्ययन करने के लिए किया जाता है कि जनरेटर पारंपरिक स्रोतों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। लंबा परीक्षण कार्यक्रम, जिसकी योजना कई वर्षों तक चलने की है, को उन चीजों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी मांग 2020 के आवश्यकताओं संबंधी दस्तावेज में की गई थी। कम मेगावाट स्तर पर लगातार बिजली उत्पादन, साइट पर बहुत कम स्टाफ के साथ दूरस्थ संचालन, विद्युत मांग बदलने पर उसके अनुसार काम करना, रिएक्टर को अलग करके परिवहन के लिए तैयार करने की क्षमता और वे रखरखाव प्रक्रियाएं जिन्हें तैनात दल वास्तव में इस्तेमाल करेगा। इनमें से हर एक चीज को व्यवहार में दिखाना होगा, इससे पहले कि रिएक्टर को किसी बेस पर लगाने की कोई बातचीत शुरू हो सके। एक ऐसे कार्यक्रम के लिए जिसके पूर्वज 1970 के दशक में बंद हुए थे। लिंचबर्ग में कोर और इडाहो में पैड तैयार करना यात्रा का कठिन हिस्सा है। अब जैसा कि पहले भी बताया गया था, इन सबका परमाणु तत्व कुछ चिंता के साथ आता है, क्योंकि वही विशेषताएं जो पेले को पेंटागन के लिए आकर्षक बनाती हैं, वही इसे पेंटागन के बाहर अंतरराष्ट्रीय नीति और परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में विवादास्पद बना देती हैं। एक रिएक्टर जो फ्लैट बेड पर ले जाने के लिए काफी छोटा है, वो इतना छोटा भी है कि उसे किसी विवादित क्षेत्र में रनवे के पास पार किया जा सके। फिजिक्स टुडे में 2023 का एक लेख इस विभाजन को अच्छी तरह दर्शाता है। उस लेख में तर्क दिया गया कि प्रोटोटाइप खुद आइडाहो नेशनल लेबोरेटरी में एक विश्वसनीय तकनीकी मार्ग पर था, लेकिन व्यापक सामाजिक राजनीतिक चिंताओं के कारण प्रोटोटाइप की तैनाती एक बिल्कुल अलग सवाल बनी रही। चलिए सुरक्षा से शुरू करते हैं। पहले बताए गए ट्राइसो ईंधन और पैसिव कूलिंग को सबसे खराब थर्मल परिस्थितियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन तैनात किए गए रिएक्टर को फिर भी शील्ड किया जाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए और उसके लिए ऐसी आपातकालीन योजना भी होनी चाहिए जिसे स्थानीय कमांडर वास्तव में लागू कर सकें। 3 साल के चक्र के खत्म होने पर प्रयुक्त ईंधन कहीं न कहीं तो जाना ही होगा। योजना है कि इस्तेमाल हुआ कोर भंडारण और निपटान के लिए अमेरिका भेजा जाए, यानी रिएक्टर बेस पर पहुंचने के बाद भी परिवहन समस्या बनी रहती है। ये उल्टा दोहराया जाता है, जिसमें बाहर गई सामग्री से ज्यादा गर्म सामग्री शामिल होती है। जनरेटिव ईंधन के परिवहन की संवेदनशीलता इस प्रोजेक्ट का मुख्य मुद्दा थी, जिसे हल करने की कोशिश की गई। सुरक्षा अगली परत है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर रिएक्टर स्थिर, मूल्यवान व राजनीतिक रूप से संवेदनशील लक्ष्य है। चाहे सेंध सफल ना हो, अगर परिसर में मोर्टार गिरता है, सुरक्षात्मक कवच पर ड्रोन हमला या अंदरूनी गलती होती है, तो ऐसी संदूषण घटना हो सकती है जो नीति को प्रभावित करे, चाहे इंजीनियर कुछ भी कहें। रक्षा विभाग को संवेदनशील सामग्री की सुरक्षा आती है, पर प्लेटफॉर्म पर रिएक्टर की सुरक्षा और बंकर में वॉरहेड की सुरक्षा अलग है। गैर प्रसार की चिंता भी है। देखिए, परमाणु प्रसार की चिंताएं तब उठती हैं जब भी परमाणु सामग्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर सेना द्वारा इधर उधर ले जाया जाता है। प्रोजेक्ट पेले के ट्राइसो फ्यूल में 5 से 19.75% तक उच्च आशय निम्न संवर्धित यूरेनियम का उपयोग होता है। यह हथियार ग्रेड यूरेनियम से काफी कम है और उच्च संवर्धित यूरेनियम से भी कम है, जो कि 20% या उससे अधिक होता है। हालांकि यह फिर भी सामान्य वाणिज्यिक रिएक्टर ईंधन से अधिक है। अब इससे होने वाले किसी भी खतरे को कुछ हद तक कम किया गया है। अपेक्षाकृत कम संवर्धित होने के अलावा ट्राइसो फ्यूल से यूरेनियम निकालना भी मुश्किल है। फिर भी इसे ऐसी परिवहनीय प्रणाली में डालना जो कई देशों से गुजरे, सवाल उठाता है। कुछ विशेषज्ञ चिंतित हैं
कि बड़े पैमाने पर उत्पादन या परिवहन से अधिक संवर्धित यूरेनियम का आवागमन सामान्य हो सकता है। विदेशी तैनाती के लिए मेजबान देश की मंजूरी जरूरी है और अमेरिकी सैन्य रिएक्टर को स्वीकारना यूरोप या अन्य जगहों पर आसान नहीं होगा। मेजबान देश में विरोध, सरकार में बदलाव और नीति दिशा में बदलाव वर्षों की बातचीत वाले समझौतों में देरी या रद्दीकरण कर सकते हैं। साथ ही लागत भी अहम है। प्रोटोटाइप अनुबंध की कीमत $300 मिलियन तक है और इसके ऊपर साइट की तैयारी, परीक्षण, ईंधन तथा प्रयुक्त सामग्री की वापसी और निपटान की लागत अलग से जुड़ती है। डीजल जनरेटर की तुलना में यह नई बिजली स्रोत महंगी होगी, लेकिन कम लागत होना पेले के उद्देश्यों में से एक भी है। इसकी मुख्य फायदा सस्ती बिजली नहीं है, बल्कि यह लगातार बिजली है जो ईंधन, ट्रकों की सामग्री और मानव लागत के विकल्प के रूप में बिना काफिले की आवश्यकता के प्रदान की जाती है। डीओडी और BWXT समर्थक इस डिजाइन की मौजूदा परतदार सुरक्षा को उजागर करते हैं। ट्राइसो कोटिंग्स, निष्क्रिय शटडाउन व्यवहार, सामग्री पर पूरे जीवन चक्र में सैन्य निगरानी और कई वर्षों तक चलने वाला पर्यवेक्षित परीक्षण अभियान, ये सब पहले से ही मौजूद है। हालांकि आलोचक सवाल उठाते हैं, अगर बेस पर लगातार हमला हो तो क्या होता है? कई साल रेतीले तूफान या नमकीन हवा में संचालन के बाद कोर कैसा दिखेगा? अगर कोई समस्या आती है तो हार्डवेयर खोलने के लिए कौन योग्य होगा? पेले कितना भी जरूरी हो, देखना होगा कि इसका कितना उपयोग होगा। पेंटागन को तय करना है कि पेले ऑपरेशनल सिस्टम बनेगा या सिर्फ रेगिस्तान में एक प्रयोग रहेगा। पेले की संभावित सफलता भी काफी रोमांचक है। आखिरकार सैन्य तैनाती को अलग रखते हुए वही हार्डवेयर मानवीय संदर्भों में भी इस्तेमाल हो सकता है, शायद किसी तूफान के बाद आपदा राहत के रूप में, किसी क्षेत्रीय ग्रिड को ठप कर देने या अलग-थलग नागरिक समुदायों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए। अगर व्यापक तकनीक मौजूद हो तो आखिरकार इसकी उपयोगिता को सैन्य मिशनों और ठिकानों के विवादास्पद दायरे से बाहर क्यों न बढ़ाया जाए? बेशक दूसरा रास्ता भी संभव है। प्रोटोटाइप तकनीकी रूप से काम कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रति किलोवाट घंटे की लागत बहुत ज्यादा हो सकती है। ये उन एयरफ्रेम्स के लिए बहुत भारी हो सकता है जिनका कार्यक्रम ने अनुमान लगाया था, और फील्ड में क्रू के लिए इसे बनाए रखना बहुत जटिल हो सकता है। दोनों ही परिणामों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। अपने खुद के तैनात किए जा सकने वाले रिएक्टरों पर विचार कर रहे सहयोगी, वेंडर जो व्यावसायिक माइक्रो रिएक्टर बेच रहे हैं, और प्रतियोगी जो इसी तरह के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रहे हैं, सभी की दिलचस्पी इस बात में है कि इडाहो में क्या बनता है। ट्रांसपोर्टेबल एडवांस्ड रिएक्टरों के मानक प्रोटोटाइप से भी ज्यादा समय टिक सकते हैं। इंजीनियरिंग वाली परीक्षा के साथ साथ एक और उससे भी कठिन परीक्षा चल रही है। पेले को यह दिखाने के लिए कि एक काम करने वाला रिएक्टर पावर प्लांट से निकल सकता है, सेना के साथ यात्रा कर सकता है और फिर भी एक बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।